सो हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं अनसेट बुक क्लास 8 चैप्टर 8, जो कि हमारे पास सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। अब कुछ बच्चों की बुक्स में यहाँ पे जो है ये चैप्टर 7 दे रखा है। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे मैंने स्लैश में चैप्टर 7 यहाँ पे लिख रखा है। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे एनसीईआरटी में कहीं कहीं पे ये चैप्टर 8 है, कहीं कहीं पे चैप्टर 7 है। सो नो केयर, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश रूल ने जो था उसने राजाज और नवाब्स की ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किया था। राजा और नवाब्स को ही नहीं बल्कि पीजेंट्स और ट्राइबल्स की भी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। जो इंपॉर्टेंट डेट्स होगी मैं उसको पिंक से हाईलाइट करता जाऊँगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे 1783 वगैरह वगैरह, 1791, और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन होगी मैं उसको ग्रीन से करता जाऊंगा, और जिसको जिसको हम पढ़ेंगे उसको हम लोग येलो से हाईलाइट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश ने फील किया कि उनके पास एक कल्चरल मिशन भी है। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, उन्हें अपने नेटिव्स को सिविलाइज करना है। ओके, सो दे हैव टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम एंड वैल्यूज़, उनको उनके कस्टम और वैल्यूज़ को भी चेंज करना था। अब हम बात करेंगे कि उन्होंने कैसे ब्रिटिश ने एजुकेशन को देखा, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के ट्रेडिशन को कैसे देखा। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। ओरिएंटलिस्ट हम उन्हें कहते हैं जिन्हें कुछ भाषाओं का ज्ञान हो, अपने एंशियंट एशिया के कल्चर का ज्ञान हो, उसे ओरिएंटलिस्ट्स कहेंगे। और लिंग्विस्ट उन्हें कहेंगे जिन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान हो। जैसे कि लिंग्विस्ट यहाँ पे है जो कि विलियम जोन्स एक लिंग्विस्ट थे। तो चलिए हम उनके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, यस। तो 1873 में विलियम जोन्स जो थे वो एक लिंग्विस्ट थे। बात ये नहीं है कि वो एक लिंग्विस्ट थे। 1873 में विलियम जोन्स एक लिंग्विस्ट भी थे, और उनको अपॉइंट किया गया था एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेटअप। जो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया था वहाँ पे इन्हें एज अ जूनियर जज अपॉइंटमेंट मिला गया था, इन्हें दिया गया था। यहाँ पे मिसिंग है। विलियम जोन्स जो है उन्होंने एंशियंट इंडिया के कल्चर को स्टडी करना शुरू किया। विलियम जोन्स जो है उन्होंने स्टार्ट किया स्टडिंग द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉज, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस के बारे में उन्होंने ज्ञान लेना शुरू किया। विलियम जोन्स अब इंग्लिशमैन जैसे कि हेनरी थॉमस कोलब्रोक और नेथियन हालहेड वो बिजी थे नए नए एंशियंट इंडियन हेरिटेज को डिस्कवर करने में, इंडियन लैंग्वेजेस को मास्टरिंग करने में, और संस्कृत और पर्शियन जो भी लैंग्वेजेस की बुक थी उनको इंग्लिश में चेंज करने के लिए। हेनरी थॉमस कोलब्रोक, नेथियल हालहेड, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नाम है, सो यू मस्ट नो इट। ओके, ओके। वो क्या कर रहे थे, इंडियन हेरिटेज को डिस्कवर कर रहे थे और इंडियन लैंग्वेजेस पे मास्टरी प्राप्त कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे संस्कृत और पर्शियन वर्क्स को इंग्लिश में। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। एक मदरसा सेटअप किया गया था कलकत्ता में 1781 में। ओके, मदरसा सेटअप किया गया था कलकत्ता में 1781 में। मदरसा क्या चीज़ होती है, लेट मी एक्सप्लेन। मदरसा जो होती है वहाँ पे प्रमोट किया जाता है स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। इन्हीं को प्रमोट करने के लिए मदरसा खोला गया था कलकत्ता में 1781 में। ओके, इन 1791 हिंदू कॉलेज खोला गया बनारस में, ताकि वो एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट के जो स्टडी है उनको इंक्रीज किया जा सके, उन्हें बढ़ावा दिया जा सके, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हम बात करेंगे ग्रेव ईयर ऑफ द ईस्ट। इन अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल बिगैन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट वर्जन ऑफ लर्निंग। बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ओरिएंटलिस्ट वर्जन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। जैसे कि जेम्स मिल, पहले चैप्टर में भी हमने इनकी बात की है, वॉज वन ऑफ द मोस्ट हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। अटैक यानी ईटा पत्थर से नहीं, इन्होंने बातों से अटैक किया था उन पे। तो जेम्स मिल जो थे वो वन ऑफ द दोज वो थे जिन्होंने अटैक किया था ओरिएंटलिस्ट पे। उनके हिसाब से एजुकेशन का एम ये होना चाहिए कि, देखिए उनके बातों को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। उनके हिसाब से एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए कि एजुकेशन जो हो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। इंडियंस को साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो कि वेस्ट ने बनाए हैं, रादर दैन
पोइट्री, उनके पास जो पोइट्री और लिटरेचर है और ओरिएंट है, इन सब के अलावा उन्हें ये सीखना चाहिए, वो उन्हें ज़्यादा मदद करेगा, ऐसा मानना था जेम्स मिल का। अब हम बात करेंगे थॉमस बैबिंगटन मकॉले के बारे में। तो ये थॉमस बैबिंगटन मकॉले जो है, ये जो है इन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया था ओरिएंटलिस्ट को, जो कि इंडिया को इन्होंने एक अनसिविलाइज्ड कंट्री देखा था, नीडेड टू बी सिविलाइज, जिन्हें एक सिविलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इन्हें इंडिया में इंग्लिश के फादर भी कहा जाता है। फादर, वेट, फादर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज थॉमस मकॉले। ओके, तो ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है, तो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मकॉले ने जो है, मकॉले जी जो थे, उन्होंने एम्फेसाइज किया द नीड ऑफ टीच द इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी ज़रूरत है, इन्हें उन्होंने बताया था। फॉलोइंग सॉरी फॉलोइंग द मकॉलेज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस किया गया। A decision was taken to make English medium instruction for higher education and stop the promotion of Oriental institution. इनकी वजह से 1835 में जो है एक्ट पास हुआ इंग्लिश एजुकेशन का एक्ट, और हायर एजुकेशंस में अब इंग्लिश ही देखने को मिल रहा था। अब हम बात करेंगे एजुकेशन ऑफ फॉर कॉमर्स। तो 1854 में वुड्स डिस्पैच क्या है, एक एजुकेशनल डिस्पैच है जो कि इंडिया को भेजा गया था, जिसमें आउटलाइन किया गया था एजुकेशनल पॉलिसीज़ को जो कि फॉलो करनी थी इंडिया में, और ये एक प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग के बारे में था, क्या क्या बेनिफिट्स हैं यूरोपियन लर्निंग के, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वुड्स डिस्पैच जो है, आर्ग्यू किया गया था इसमें कि यूरोपियन लर्निंग जो है वो इम्प्रूव करेगी मोरल कैरेक्टर इंडियंस के, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और सत्यवादी बनाएगी ब्रिटिश के प्रति, अगर उन्हें जो है यूरोपियन ट्रेनिंग दी जाए तो। ओके, द सप्लाई ऑफ द कंपनी विद द सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेड